तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक ट्रेन अपने निर्धारित समय से करीबन 4 घंटे की देरी से चल रही थी। 4 घंटे का मतलब होता है कि यात्रियों के अंदर हड़कंप का मच जाना और उनके अंदर अजीबोगरीब सवाल पैदा हो जाना। ट्रेन की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। उस ट्रेन का लोको पायलट कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही था। ट्रेन के अंदर बैठे बैठे मैं यही सोच रहा था कि आखिर इंजन के अंदर ऐसी कौन सी गंभीर समस्या ने जन्म ले लिया है जो मैकेनिक लोग अभी तक उसे ठीक नहीं कर पाए थे। बाद में हमें पता चला कि ट्रेन के बीच में डिब्बों का जॉइंट भी टूट गया था, जिसमें और भी ज़्यादा टाइम लगने वाला था, जिसके कारण हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया था। ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुकी हुई थी। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे और इसी बीच जो सामने वाली ट्रेन आने वाले थे, अब वो भी हमारी ट्रेन के खराब होने की वजह से, और जिसकी वजह से यात्रियों के अंदर हंगामा हो गया था। एक तरफ से उस ट्रेन के अंदर भी लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी, तो इस तरफ भी लोगों के अंदर सवाल खड़े हो चुके थे, लेकिन उनका जवाब देने के लिए हमारे टीटी भी मौजूद नहीं थे। न जाने टीटी का कौन सा काम अटका हुआ था, जिसकी वजह से वो अभी तक ट्रेन के अंदर मुसाफिरों को संभालने के लिए नहीं आ पाए थे। फिर कुछ देर तक तो ट्रेन का काम चलता रहा और उसके आधे घंटे के बाद जब मुझे पता चला कि ट्रेन की रिपेयरिंग हो गई है और अब हम ट्रेन को निकाल सकते हैं, तब जाकर मुझे राहत की सांस मिली और मैंने ट्रेन को स्टार्ट किया। इस बार ट्रेन स्टार्ट हो गई और फिर मैं वहां से निकल गया। मेरा साथी जो कि एक लोको पायलट था, वो भी मेरे बगल में ही बैठा हुआ था। हम दोनों यही बात कर रहे थे कि आखिर किस तरह से हमें आगे जाने वाली चीज़ों को हैंडल करना है। इसी बीच मेरे फ़ोन की घंटी बजी और जैसे ही घंटी बजी तो मैंने अपना फ़ोन निकाला। फ़ोन निकालते ही मैंने देखा कि मुझे अपने घर से फ़ोन आ रहा था। जैसे मैंने फ़ोन अटेंड किया तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी का इस पर 9वां महीना चल रहा था और वो आज एक बच्चे को जन्म दे सकती थी। दोस्तों, ये सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन साथ ही मैं धर्म संकट में फंस गया था। एक तरफ तो मेरा काम अटका पड़ा था और दूसरी तरफ मुझे अपनी बीवी की देखभाल भी करनी चाहिए थी। जब मैंने ये बात अपने साथी महेश जी को बताई तो महेश जी मेरी बात सुनकर थोड़े सोच में पड़ गए और उसके बाद उन्होंने कहा, आप एक काम कीजिए, आप सोहन को फ़ोन कर दीजिए, आपकी जगह वो आज रात को ड्यूटी दे देगा। वैसे भी दोस्तों मुसीबत में ही काम आते हैं। दरअसल सोहन भी हमारे साथ ही काम करता था और उसकी ड्यूटी हमारे बाद में आती थी। जैसे मुझे सोहन की याद आई तो मैंने तुरंत ही सोहन को फ़ोन मिला दिया। मुझे पता चला कि सोहन 1.5 महीने की छुट्टी पर गया हुआ था और वो टनकपुर स्टेशन के करीब ही रहता था। टनकपुर स्टेशन का नाम सुनते ही मैंने जल्दी से सोहन को फ़ोन मिला दिया और उसके बाद जैसे ही सोहन ने फ़ोन उठाया तो फ़ोन को उठाते ही उसने बोला, हाँ बोलो भाई साहब, आज कैसे याद कर लिया? तो मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बात को सुनकर उसने कहा, अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ी देर में टनकपुर रेलवे स्टेशन पहुंचता हूं। लेकिन आप एक काम करना, टनकपुर रेलवे स्टेशन से किसी बस को मत पकड़ना, वरना आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसके बाद मैंने उससे कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं यहाँ से कोई ऑटो रिक्शा पकड़कर सीधा मेरे गाँव चला जाऊँगा और गाँव जाकर मैं अपनी गाड़ी बुलवा लूँगा। मेरा भाई गाड़ी लेकर पहुंच जाएगा और फिर मैं सीधा हॉस्पिटल चला जाऊंगा। इतना कहने के बाद मैंने फ़ोन काट दिया और उसके बाद मैं सोहन के आने का वेट करने लगा। बस अब टनकपुर रेलवे स्टेशन आने वाला था। जैसे ही टनकपुर रेलवे स्टेशन का पहला बोर्ड मुझे दिखा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। कब से मुझे इसी स्टेशन का इंतज़ार था और उसके बाद जैसे स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मैं जल्दी से ट्रेन से नीचे उतर गया। उसके बाद मैं जैसे ट्रेन से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि वहाँ पर पहले से मेरा दोस्त सोहन मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद मैंने सोहन को जल्दी से लोको पायलट की सीट पर पहुँचा दिया। नौकरी के हिसाब से तो इस चीज़ को लीगल मानी जाती थी, लेकिन अब हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए खतरा उठाना मेरी मजबूरी हो गई थी। फिर उसके बाद मैं खुद ट्रेन से उतरकर वहाँ से सीधा किसी ऑटो रिक्शा को ढूंढने के लिए निकल गया। वैसे तो इतनी रात को इस स्टेशन पर कोई ऑटो रिक्शा का मिलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा था उसके हिसाब से इस स्टेशन के ऊपर इतनी रात होने के बाद काफ़ी कम लोग सफ़र तय करते थे और ऐसे में यहाँ पर किसी ऑटो रिक्शा का गुजरना बहुत ही मुश्किल था। कुछ देर तक इधर उधर ऑटो रिक्शे को ढूंढने के बाद भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि अब तो मुझे बस स्टैंड से होकर ही निकलना पड़ेगा। इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। लेकिन फिर इत्तेफाक से वहाँ पर एक सफ़ेद रंग की बस अचानक ही मेरे सामने आकर थम गई।
पहली बात तो ये थी कि मैंने उस बस के सामने अपना हाथ तक नहीं दिखाया था, लेकिन इसके बावजूद भी उस बस को मेरे सामने आकर इस तरह रुका हुआ देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हो रही थी। लेकिन उसके बाद मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद उस बस के कंडक्टर को देखने लगा। मैंने देखा कि उस बस का कंडक्टर उस बस के दरवाजे से थोड़ा सा आगे खड़ा था, इसलिए मैं बस की 2 सीढ़ियाँ चढ़ गया और उसके बाद मैंने उस कंडक्टर को अपने गांव का नाम बता दिया। गांव का नाम सुनते ही उसने अपनी गर्दन को हिलाया। मुझे लगा कि शायद वो हाँ में जवाब दे रहा है, इसलिए मैंने उसे दोबारा पूछा तो उसने वही जवाब दिया। मुझे लगा कि बस सीधा यहाँ से मेरे गांव जाएगी, इसलिए मेरे लिए रास्ता काफ़ी आसान हो गया था। और फिर उसके बाद मैं बस के अंदर जाकर बैठ गया और जैसे मैं बस के अंदर बैठा तो मैंने पाया कि बस के अंदर कुछ ज़्यादा मुसाफिर लोग नहीं बैठे थे। सर्द रात का माहौल होने की वजह से जो लोग बैठे हुए थे उन सभी के शरीर पर कंबल थे। उन सभी के शरीर के ऊपर कंबल होने की वजह से मैं उनका चेहरा भी देख नहीं पाया। मेरे बगल में भी एक ऐसा ही आदमी बैठा हुआ था जिसने अपने पूरे चेहरे के ऊपर कंबल ओढ़ रखी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद में था। फिर कुछ देर बस चलने के बाद अचानक से उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो मेरे हाथ को बहुत ही ज़ोर से दबाने लगा। जिस तरह से वो मेरा हाथ दबा रहा था उस तरीके से मेरी एक चीख निकल गई और चीख निकलने के साथ ही अचानक ही बस के अंदर की खामोशी एकदम से टूट गई। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि मेरी आवाज़ सुनने के बाद भी किसी के अंदर कोई हलचल नहीं हुई, तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया था। उसके बाद मैंने जैसे उस आदमी की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उसका हाथ बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसके हाथ की खाल छिले हुए थे और वो बहुत ही भयानक लग रहा था। धीरे धीरे उस आदमी के साथ साथ बस के अंदर बैठे सभी लोगों के चेहरे से कंबल हटने लगी। इससे पहले कि मैं उन सब का चेहरा देख पाता कि उस आदमी के हाथ ने मेरी गर्दन को पकड़ लिया और उसने अपने चेहरे की तरफ घुमा लिया। जैसे मेरी नज़र उसके पूरे चेहरे पर पड़ी तो मेरा पूरा का पूरा शरीर किसी बर्फ़ की सिल्ली की तरह जम गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं एक शैतान के सामने था। मैंने देखा कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और उसके दांत भी काफ़ी लंबे लंबे थे। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, शांति रहना वरना तुम मौत के घाट उतर जाओगे। अच्छा है कि तुम मेरी सीट पर बैठ गए, वरना अब तक तुम्हें वो सभी शैतान मारकर बस के बाहर फेंक देते। दोस्तों, उस आदमी की सब बातें सुनने के बाद मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसके बाद मैं उसकी आंखों में आंख डालकर देखने लगा और उसके बाद मैंने उससे कहा, लेकिन मुझे आपने क्यों नहीं मारा? तो उसने बताया कि 3 साल पहले वो भी इसी रेलवे स्टेशन पर आया था और रात को रास्ता भटककर इस बस के अंदर बैठ गया था। उसके बाद उसकी भी ये हालत हो गई और अगर मैं चाहता कि मेरी हालत ये ना हो तो मुझे किसी भी हालत में इस बस से नीचे उतरने देता, क्योंकि कंडक्टर मुझे इतनी आसानी से नीचे नहीं उतरने देगा। तो मुझे इस बस से नीचे उतरने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। उस आदमी की बात सुनकर मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं इतने बुरे खतरे में फंस गया हूँ तब जाकर मुझे अपने ऊपर अफसोस होने लगा कि आखिर मुझे क्यों इस बस में बैठना चाहिए था। फिर उसके बाद मैंने कंडक्टर को बस रोकने का इशारा किया, क्योंकि मैं टॉयलेट के बहाने से नीचे उतरना चाहता था। लेकिन कंडक्टर मुझसे भी चालाक था, उसने मेरी आवाज़ तक नहीं सुनी। तब उस आदमी ने बताया कि ये कंडक्टर इतनी जल्दी तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करने वाला। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो कोई तगड़ा बहाना बनाकर निकलना होगा, वरना वो कंडक्टर मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं करेगा। फिर मैंने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो उसने अपनी गर्दन उठाई और बोला, अगर तुम भागती बस से नीचे कूदकर अपनी जान बचाने में सक्षम हो तो तुम ऐसा भी कर सकते हो। या तो बस से कूदने के कारण तुम्हारी मौत हो जाएगी या फिर तुम हमारे साथ दूसरे लोग भी चले जाओगे। लेकिन याद रखना, अगर 10 मिनट तक तुमने और ज़्यादा लेट किया तो फिर तुम इस बस के साथ साथ उस जगह पर चले जाओगे जहाँ से कोई भी वापस नहीं आ पाता। वो बहुत ही कम लोग होते हैं जो वहाँ से लौटने की कोशिश करते हैं और उनकी कोशिश भी नाकाम हो जाती है, क्योंकि वो जगह इतनी ज़्यादा भयानक होती है कि वहाँ से बाहर निकल पाना नामुमकिन सा होता है। दोस्तों, जब मैंने उस आदमी की सारी बातों को ध्यान से सुना तो मुझे लगा कि अब मुझे कूदना चाहिए। तभी मेरी नज़र सामने की तरफ खड़े कंडक्टर पर गई। उस कंडक्टर को मैंने ऊपर से नीचे तक देखा तो मेरी रूह कांप उठी। मैंने देखा कि उसका पूरा का पूरा शरीर बदबू मार रहा था और उसका पूरा शरीर गला हुआ था। ये देखकर मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई और मैं डर के मारे पूरा सुन्न पड़ने लगा था।
तभी उस कंडक्टर ने मेरी तरफ घूर तो कहा कि तुम अपनी जान बचाकर अब कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हें सीधा वहाँ ले जाऊंगा जहाँ तुम्हें जाना चाहिए। और इतना कहकर वो हंसने लगा। लेकिन तभी मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया और मैं जोश में उठा और उसके बाद मैं उस कंडक्टर को धक्का देने के लिए आगे बढ़ने लगा। जैसे मैं उसे धक्का देने वाला था तो मेरा शरीर उसके आर पार हो गया और वैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंच गया। दरवाजे के पास पहुंचने के बाद मैंने आओ देखा न ताव और सीधा दरवाजे से नीचे कूद गया। मुझे नहीं पता था कि नीचे कूदने के बाद मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैंने हिम्मत करके छलांग लगा दी। और जैसे मैं नीचे कूद रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं 3 मंजिल बिल्डिंग से नीचे कूदा हूँ। नीचे कूदते मैं सीधा एक मिट्टी के टीले पर जा गिरा। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं एक मिट्टी के टीले पर ही गिरा था। अगर उसकी जगह कोई पत्थर होता तो मेरा पूरा शरीर टूटकर बिखर जाता। अब तक मुझे कोई ज़्यादा चोट भी नहीं आई थी, इसलिए मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद बेचैनी और घबराहट के चलते मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं उसी जगह पर पड़ा हुआ था और अब दिन भी हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने वहीं से एक बस पकड़ी और बस पकड़कर सीधा अपने गांव के लिए निकल गया। उसके बाद जब मैंने अपने दोस्त को इस घटना के बारे में बताया तो उसने बताया कि मुझे उस बस के अंदर नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि वो बस एक भूतिया बस थी। इसके अंदर पहले भी ऐसे कई सारे हादसे हो चुके हैं दोस्तों। फिर उसके बाद मैं कभी भी किसी बस के अंदर सफ़र नहीं करता हूँ और मैं कहीं अगर जाता भी हूँ तो अपनी गाड़ी लेकर ही निकलता हूँ। आजकल तो मैंने बस के अंदर सफ़र करना जैसे कि छोड़ ही दिया है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।